नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर क्या होते हैं? तो जैसे ही हमारे पास सामने शब्द आता है एरोमेटिक से हम जैसे ही बात करते हैं तो हम किसकी बात करने लगते हैं? बेंजीन की, है ना। तो ये जो बेंजीन है तो एरोमेटिक ईथर मतलब जिसमें जो ईथर समूह है वो बेंजीन से संबंधित हो, मीन्स बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए। तो क्योंकि हम पढ़ के आए हैं अभी कि ईथर क्या होता है? ROR। तो यहाँ पर ये जो R है एल्किल समूह होते हैं, लेकिन जो एरोमेटिक ईथर है उसमें जो एल्किल समूह है उसमें दोनों या एक क्या हो सकता है? बेंजीन वलय हो सकता है। मीन्स यहाँ पर बेंजीन से अगर हमारे पास जो एल्कोक्सी समूह है वो जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं एरोमेटिक ईथर। मतलब जो एल्किल समूह है एक या दोनों है वो क्या होना चाहिए? बेंजीन वलय, तो वो हो जाता है एरोमेटिक ईथर। तो ये जो एरोमेटिक ईथर है इसके अगर हम नामकरण की बात करें तो नामकरण क्या हो जाएगा? एक एल्किल है और एक बेंजीन है, तो इसको हमने कहा एल्किल बेंजीन ईथर। एल्किल बेंजीन ईथर ये हो सकता है। अब ये जो R है उस R की जगह अगर हमने रख दिया यहाँ पर CH3 OCH3, तो OCH3 रख देते हैं तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? एक है मेथिल और दूसरा है बेंजीन, मेथिल बेंजीन ईथर। और या इसी को हम फेनिल सदी बोलते हैं। मेथिल बेंजीन को हम क्या यूज करते हैं? जब इससे एक हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है तो ये हो जाता है फेनिल, तो मेथिल फेनिल ईथर। तो एल्किल बेंजीन ईथर या फिर इसी का अगर हम CH3 रख देते हैं तो क्या हो जाता है? मेथिल बेंजीन ईथर। तो जो मेथिल बेंजीन ईथर है इसका जो कॉमन नेम है वो है एनिसॉल। एनिसॉल। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हमको एनिसॉल की रिएक्शन पढ़नी है मुख्य रूप से। तो आप नामकरण में नॉर्मली आप सारे नाम याद रखें, लेकिन यहाँ पर जो OCH3 है अगर बेंजीन वाले से जुड़ा है तो उसको हम क्या कहते हैं? एनिसॉल। मीन्स हमको जो रिएक्शन पढ़नी है वो एनिसॉल की पढ़नी है। तो आज हम वही देखेंगे, एरोमेटिक ईथर में जो एनिसॉल की मुख्य अभिक्रियाएं हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। नाम आप नोट कर लें, एनिसॉल की अभिक्रियाएं। ये जो एनिसॉल है या एरोमेटिक ईथर की अगर हम बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया देते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया देते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया मीन्स हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि जब ईथर है, जब बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय में क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है तो यहाँ पर भी क्या है? बेंजीन वलय है और बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, तो ज्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो आकर बेंजीन वलय से जुड़ेगा। पर यहाँ पर भी जब बेंजीन वलय से जुड़ता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है या तो आर्थो पोजीशन पे जुड़ता है या तो पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, जिसके कारण हमको दो उत्पाद मिलते हैं। ये अभी हम पहले से भी पढ़ के आ रहे हैं कि इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है। अगर आपको क्वेश्चन आता है एनिसॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होने पर हमें आर्थो व पैरा समावयवी मिलते हैं, क्यों? तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं? देखेंगे एनिसॉल। हम एनिसॉल ले लें। यहाँ पर ये हुआ एनिसॉल, ऑक्सीजन R, ये है एनिसॉल। तो यहाँ पर R की जगह क्या आ जाएगा? CH3। तो यहाँ पर दो समावयवी मिलते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है, आप नोट कर सकते हैं, एनिसॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने पर आर्थो व पैरा समावयवी मिलते हैं, क्यों? तो इसका कारण क्या हो जाता है? तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो ऑक्सीजन है एनिसॉल में, जो मेथॉक्सी समूह का जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या होते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं। जब बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं तो इसकी जो संरचना है पहले हम देखें किस प्रकार की होंगी। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे हमें जो संरचना मिलती है वो इस प्रकार से होती है, डबल बॉन्ड OCH3। देखेंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, डबल बॉन्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्लस चार्ज। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे आ जाते हैं तो यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया, इस प्रकार से। फिर अनुनाद होता है, मतलब संरचनाएं एक दूसरे रूप में परिवर्तित होती हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके बॉन्ड बना लेता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज, और इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, OCH3 प्लस चार्ज, है ना।
फिर आगे की संरचनाएं अगर हम देखते हैं और अनुनादी संरचनाएं जब एक से दूसरे रूप में संरचनाएं परिवर्तित होती हैं तो आप देखेंगे ये वाला जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन, और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। फिर यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं, OCH3 प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। और फिर एज इट इज पहले वाले बॉन्ड को हम बना दें। और फिर जब हम आगे की संरचनाएं देखते हैं तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ चले जाते हैं, ऑक्सीजन के पास, OCH3 ये, और ये एज इट इज ऐसा। तो इन्हें हम कौन सी संरचनाएं कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं। और ये किसकी अनुनादी संरचनाएं हुई, एनिसोल। तो एनिसोल की जो अनुनादी संरचनाएं हैं ये जो है एक दूसरे रूप में परिवर्तित होती है ना, तो इनके बीच में हम क्या लगा देते हैं, एरो। जब भी अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं, अनुनादी संरचनाएं मतलब जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक संरचनाओं के रूप में पाया जाता है तो उस घटना को हम अनुनाद कहते हैं। अनुनाद मुख्य रूप से जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं या डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण होते हैं। तो यहाँ पर भी क्योंकि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, तो हमें ये जो संरचनाएं मिलती हैं वो कहलाती हैं अनुनादी संरचनाएं। अब इन अनुनादी संरचनाओं में आप देखोगे ये जो तीन संरचनाएं हैं, इन तीनों संरचनाओं में आपको यहाँ पर माइनस चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो हम कहते हैं इन तीनों ही कंडीशन, तो इस कंडीशन को हम आर्थो बोलते हैं, इसे पैरा बोलते हैं और इसे आर्थो, है ना। आर्थो, पैरा और मेटा क्या है, या हम बहुत पहले से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो आर्थो, मेटा और पैरा, इन तीनों ही कंडीशन में माइनस चार्ज है, मीन्स यहाँ कहा जाता है आर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर अधिक है ना, तो यहाँ पर होने पर ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें है, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, धनावेशित है ना, तो ये वहां जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो जब हमने एनिसोल की अनुनादी संरचनाएं देखा तो एनिसोल की अनुनादी संरचनाओं से हमको क्या ज्ञात हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो आर्थो या पैरा स्थिति पे जुड़ेगा, क्योंकि इन स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, तो हमें जो उत्पाद मिलेंगे वो या तो आर्थो होंगे या तो पैरा। तो ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर तैयार हो गया। एनिसोल से संबंधित एरोमेटिक ईथर क्या होते हैं, एरोमेटिक ईथर में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, और हमें आर्थो व पैरा समावयवियों का मिश्रण मिलता है क्यों। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लें। एनिसोल की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं हैं, मुख्य रूप से तीन अभिक्रियाएं हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है हेलोजनीकरण, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण मीन्स हेलोजन का जुड़ना। तो रिएक्शन हम बिल्कुल नॉर्मली पढ़ेंगे क्योंकि ये सारी रिएक्शन हम पहले की क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। एनिसोल है OCH3, ये हुआ एनिसोल। एनिसोल का जो हेलोजनीकरण है, मतलब हेलोजन जब जुड़ता है, हम क्लोरीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो क्लोरीनीकरण, तो यहाँ या क्लोरीन ले सकते हैं या तो हम ब्रोमीन ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जब एनिसोल की अभिक्रिया हेलोजनीकरण होता है तो ये एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है, हम CH3COOH को एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो जब एनिसोल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल में बने ब्रोमीन विलयन से होती है तो हमें जो उत्पाद मिलते हैं वो होता है एक तो आर्थोब्रोमो एनिसोल और दूसरा होता है पैराब्रोमो एनिसोल, पैराब्रोमो एनिसोल। तो हमने कहा ना दो उत्पाद मिलेंगे, आर्थो और पैरा। तो ये हो गया हेलोजनीकरण, कि हेलोजनीकरण में मुख्य रूप से ब्रोमीनीकरण है। जब एनिसोल, नाम बिल्कुल इसका रख लें आप, ये क्या है एनिसोल। एनिसोल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल में बने ब्रोमीन जल से होती है तो हमें आर्थोब्रोमो एनिसोल एवं पैराब्रोमो एनिसोल का मिश्रण मिलता है। तो ये हुई फर्स्ट रिएक्शन।
सेकेंड रिएक्शन इसमें आप पढ़ेंगे लिख लें, हेडिंग डाल लें, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण भी हम इसके पहले पढ़ते आ रहे हैं। ये सारी रिएक्शन नाइट्रीकरण मीन्स किससे अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल से। तो यहाँ पर भी जब एनिसॉल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है, नाइट्रिक अम्ल मीन्स HNO3, नाइट्रिक अम्ल से होती है किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में जब नाइट्रिक अम्ल से होती है तब भी यहाँ हमें दो प्रकार के मिश्रण मिलते हैं। एक में नाइट्रो समूह आर्थो पोजीशन पे जुड़ता है और दूसरे में पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, ये है ना। तो जैसे यहाँ पे दो ब्रोमीन अलग अलग आर्थो व पैरा पोजीशन में जुड़े थे, यहाँ पर भी वैसे ही है। नाइट्रो समूह या तो आर्थो में जुड़ेगा या तो पैरा में, और जब आर्थो में जुड़ता है तो इसे हम कहते हैं आर्थो नाइट्रो एनिसॉल। बिल्कुल आप नाम नोट करके जाएं। ये आपका हो जाएगा आर्थो नाइट्रो एनिसॉल, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिसॉल। वैसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा आर्थो ब्रोमो एनिसॉल, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिसॉल। इस रिएक्शन में कहा जाता है जो पैरा ब्रोमो एनिसॉल है इसकी मात्रा ज्यादा हमें मिलती है। तो ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हैलोजनीकरण और नाइट्रीकरण। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनिसॉल की वो हम नोट करेंगे। आप हेडिंग डाल लें, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अलग से भी पूछी जाती है, क्या है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। हम पढ़ के आ रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होता है एल्किलीकरण और दूसरा होता है एसिलीकरण। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट के अंतर्गत दो अभिक्रियाएं होती हैं, एक होती है एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट है क्या, फ्रीडल क्राफ्ट बेंजीन की अभिक्रिया है। तो जब हम बेंजीन की जगह हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एनिसॉल। एनिसॉल मीन्स बेंजीन से क्या जुड़ा है, OCH3। एल्किलीकरण जिसमें एल्किल समूह का प्रवेश होता है। एल्किल समूह मीन्स RH, है ना। यहाँ पर एल्किल समूह क्या है, RH, एल्किलीकरण। अब RH की जगह हम सिंपल रिएक्शन पढ़ते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3Cl, है ना। तो एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया हम मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया लेते हैं। तो यहाँ पर जब मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया होती है एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो उत्पाद बनता है उसमें क्या होता है, जो एनिसॉल है, एनिसॉल में मैथिल समूह आर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। OCH3 यहाँ पर मैथिल समूह कहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। और दूसरी अभिक्रिया हम पहले एक साथ पढ़ ले, फिर दोनों को मैं समझा देती हूँ क्या है ये। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास क्या है, एसिलीकरण। एसिलीकरण अभिक्रिया जो एनिसॉल की है, इस अभिक्रिया में ये जो एनिसॉल है इसकी अभिक्रिया होती है एसिल समूह। एसिल समूह मीन्स एसिल क्लोराइड। एसिल क्या होता है, आप यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं RCOX, एसिल हैलाइड। और इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3COCl, है ना, एसिल हैलाइड CH3COCl, और यहाँ पर हमने ले लिया CH3COCl। तो यहाँ पर भी हमको दो उत्पाद मिल रहे हैं, आप देख लें पहले, फिर मैं बताती हूँ क्या है ये वास्तव में। OCH3 और यहाँ पे आ गया COCH3 प्लस दूसरी अभिक्रिया है उसमें आ जाएगा OCH3COCH3। अब क्योंकि जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो अब इन दोनों रिएक्शन को आप एक बार ध्यान से देखें। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। एल्किलीकरण जिसमें कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये दोनों ही अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एनिसॉल की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड से होती है तो मैथिल समूह जाके जुड़ता है। एल्किलीकरण, मैथिल समूह मीन्स मैथिलीकरण। तो मैथिल समूह या तो आर्थो में जुड़ता है या तो पैरा पोजीशन पे, और जब आर्थो में जुड़ता है तो ये हमारा, इसको हम बोलते हैं टोलुइन। बेंजीन से मैथिल समूह जुड़ा है तो उसे हम क्या कहते हैं, टोलुइन। और टोलुइन की आर्थो पोजीशन पे मेथॉक्सी समूह हो गया तो ये हो जाता है आर्थो मेथॉक्सी टोलुइन, और दूसरा हो जाता है पैरा मेथॉक्सी टोलुइन। तो आपको ये क्वेश्चन है, एनिसॉल से हमने क्या बनाया,
एनिसॉल से हमने बनाया आर्थोमेथॉक्सीटोलुइन। और दूसरी अभिक्रिया में फिर से हमने एनिसॉल लिया और एसिडीकरण करवाया। मीन्स जब हम एनिसॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो अब यहाँ पर ये वाला एसिल समूह इसको कहा जाता है। ये आर्थो पोजीशन पे जब जुड़ता है तो वास्तव में ये कीटोन हो जाता है। देखिए आप, ये जो बेंजीन है ना, इसको अगर मैं छोड़ दूं ये, तो बेंजीन COCH3, तो CO क्या हो जाता है, कीटोन, और जो कीटोन है उसके आधार पे इसका जो नाम है, इसको हमने देखा बेंजीन से क्या जुड़ा है, यहाँ पे अलग से मैं संरचना बनाऊं, ये बेंजीन है, इससे जुड़ा है COCH3, इसका नाम है एसिटोफिनोन, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन। और एसिटोफिनोन से क्या जुड़ गया है, मेथॉक्सी समूह आर्थो पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाता है आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, फिनोन। और दूसरा क्या हो जाएगा, पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो हमको जो एसिटोफिनोन मिला वो किस लिए, एनिसॉल की अभिक्रिया जब एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से होती है तो आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन बनता है। और यहाँ पर हम जो एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं वो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो अगर आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पूछी जाती है तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो प्रकार की होती हैं। एल्किलीकरण जिसमें एल्किल समूह बेंजीन में प्रवेश करता है, आप देखेंगे ये एल्किल समूह है, और एसिडीकरण जिसमें बेंजीन में एसिल समूह, ये जो RCO है ना, इसे हम एसिल समूह कहते हैं, तो ये प्रवेश करता है, इसलिए एसिलीकरण कहते हैं। और इन दोनों ही अभिक्रिया में जो उत्पाद होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक में आपको कीटोन मिल रहा है ना, क्रियात्मक समूह कीटोन मिलता है एसिलीकरण में, जबकि यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये तीनों ही रिएक्शन जो हमने पढ़ा बेटा इंपॉर्टेंट है। इससे जो क्वेश्चन आते हैं मैं यहाँ ऊपर ही लिख देती हूँ, आप देखेंगे। जैसे एनिसॉल का सूत्र आपको याद हो ही गया होगा कि यहाँ पर आता है एनिसॉल से निम्न यौगिक बनाइए, एनिसॉल से निम्न यौगिक बनाइए। तो आपको जैसे यहाँ पर आ सकता है निम्न यौगिक में, आपको आ गया, आपको बनाना है आर्थो नाइट्रो एनिसॉल, ये बना सकते हैं। दूसरा आपको आ सकता है यहाँ पर पैरा ब्रोमो एनिसॉल। इसी प्रकार से आपको आ सकता है कि आर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक्स में है तो आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। एनिसॉल से निम्न यौगिक बनाइए, तो अगर हमको नाइट्रो एनिसॉल बनाना है तो हम नाइट्रीकरण करते हैं। पैरा ब्रोमो एनिसॉल बनाना है तो हमारी जो रिएक्शन है ना पहले वाली ब्रोमिनीकरण, वो हम करते हैं। यदि हमको एनिसॉल से आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन बनाना है तो ये वाली रिएक्शन है, आर्थोमेथॉक्सीटोलुइन बनाना है तो ये वाली रिएक्शन है। तो जो भी एनिसॉल की हम रिएक्शन लिखते हैं उससे हमने क्या बनाया, आप उनके नाम याद रखेंगे। तो जब आपको परिवर्तन पूछता है तो वही परिवर्तन आप रिएक्शन के माध्यम से बताते हैं। जब भी परिवर्तन पूछता है तो आपको रिएक्शन लिखनी है। तो ये हुई एनिसॉल की इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं। आप इसे तैयार कर लें और जो भी बुक के पीछे के जो क्वेश्चन है उन्हें जरूर सॉल्व करें इसकी हेल्प से। आप इसकी मदद लें, जो भी वीडियो हम बना रहे हैं वो आपको तक पहुंचा रहे हैं, आप वीडियो को देखें और बुक के पीछे के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। थैंक यू।